हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का छठा पाठ पढ़ाने वाली हूँ। छठे पाठ का नाम है सोना और इसको लिखने वाली लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म ईस्वी सन 1907 ईस्वी में और इनकी निधन यानी मृत्यु ईस्वी सन 1987 में हुआ था। इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। उनकी प्रारंभिक यानी शुरुआत शिक्षा इंदौर में हुई थी। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि यानी पदवी प्राप्त की। वे अनेक वर्षों तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की आचार्य रहीं। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीति सदस्य भी रहीं। उनकी विविध यानी अलग अलग साहित्यिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक सेवाओं के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित यानी अलंकृत किया गया था। उन्हें यामा काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि उनकी उत्कृष्ट गद्य रचनाएं हैं। बारे में बता रहे हैं कि ये प्रसिद्ध कवयित्री एवं लेखिका दोनों थी और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी शुरुआत की शिक्षा इंदौर में हुई। ये प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की पदवी इनको प्राप्त हुआ। ये कई साल तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की आचार्य थीं। इन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा की मनोनीत सदस्य भी चुना गया था। ये रहीं। इन्होंने अलग अलग साहित्यिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक सेवाओं के लिए इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, इनको अलंकृत किया गया। यामा काव्य संग्रह पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। स्मृति रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार इनकी सर्वश्रेष्ठ गद्य रचनाएं हैं। आगे पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ मेरा परिवार से लिया गया है। इसमें लेखिका ने एक हरिण शावक का बड़ा ही मार्मिक शब्द चित्र खींचा है। सोना मात्र एक हिरणी ही नहीं अपितु यानी बल्कि अपने परिवार की एक सदस्य थी। कह रहे हैं कि ये जो पाठ है बताया जा रहा है कि ये मेरा परिवार से लिया गया है और इसमें लेखिका ने एक हिरण के बच्चे का बड़ा ही अच्छे ढंग से वर्णन किया, उसके बारे में लिखा है। सोना केवल एक हिरण ही नहीं थी बल्कि उनके परिवार का एक सदस्य थी। आगे हम लोग पढ़ते हैं पाठ। सोना की आज अचानक स्मृति यानी याद हो आने के कारण है। मेरे परिचित यानी पहचान वाले स्वर्गीय डॉक्टर नीरेंद्र नाथ बसु की पौत्री यानी होता है बेटे की बेटी सुष्मिता ने लिखा है, गत यानी पिछले वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरण मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह यानी प्रेम करने लगे हैं, परंतु अब मैं अनुभव यानी महसूस करती हूँ कि सघन यानी घने जंगल में संबंध यानी जुड़े रहने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तार यानी फैला हुआ स्थान चाहिए। क्या कृपया करके आप इसे स्वीकार करेंगी? सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी यानी एहसानमंद रहूँगी, क्योंकि आप जानती हैं मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उसे बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है आपके यहाँ उसकी भली भांति यानी अच्छी तरह देखभाल यानी देख रेख हो सकेगी। बता रही हैं महादेवी वर्मा जी की सोना की याद अचानक आज आने के कारण है कि मेरी परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेंद्र नाथ बसु की पौत्री यानी पुत्र की बेटी सुष्मिता ने लिखा कि पिछले वर्ष अपने पड़ोसी के यहाँ से मुझे एक हिरण मिला था। कुछ महीनों से हम उससे बहुत प्रेम करने लगे, परंतु मुझे महसूस हो रहा है कि वो घने जंगल में जुड़े रहने के कारण वो बड़ा भी हो गया, तो उसे घूमने के लिए एक फैला हुआ स्थान चाहिए। तो क्या कृपया करके आप उसे स्वीकार करेंगी?
यानी मैं आपको देना चाहती हूँ। और सचमुच में अगर ये आप स्वीकार कर लेंगी इसको तो मैं बहुत ही आपका एहसानमंद रहूँगी। और कह रही हैं कि मैं जानती हूँ कि मैं ऐसे व्यक्ति को उसे नहीं देना चाहती जो उससे बहुत बुरा यानी ख़राब व्यवहार करे। और मेरा यह विश्वास है आपके ऊपर कि आपके यहाँ ये इसकी देखभाल बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चित किया था कि अब हिरण नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है। और लेखा करें कि कई साल पहले मैंने निश्चय कर लिया था, प्रण किया था कि अब मैं हिरण नहीं पालूंगी, लेकिन आज उस नियम को तोड़े बिना इस कोमल छोटे से जीव की रक्षा की नहीं जा सकती है। आगे पढ़ते हैं। सोना इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु वह अब तक अपनी शैशव अवस्था यानी बचपन की अवस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग की रेशमी लच्छों की गांठ के समान, सुनहरे रंग यानी रेशमी धागे की कई संख्या है और उसमें गांठ बांध दिया जाए, उसके समान कोमल यानी मुलायम, लघु यानी छोटा शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आँखें, देखती तो लगता था कि अभी छलक पड़ेगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगे, जिन्हें देखते ही उनमें प्रसुप्त यानी जैसे रुका हुआ गति की बिजली की लहर देखने वालों की आँखों में कौंध जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णा यानी चंपा के वर्ण वाली पीले रंग वाली रूप के समान उपयुक्त सोना, सुवर्णा यानी सुंदर रंग वाली, स्वर्णलेखा यानी जैसे सोने अक्षरों में लिखा हुआ आदि नाम उसका परिचय बन गए। करें कि सोना इसी प्रकार अचानक आई थी और लेकिन वह अभी अपनी बचपन की अवस्था को पार भी नहीं कर चुकी थी, छोटी थी, बचपन ही था उसका। सुनहरे रंग की रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका छोटा सा कोमल शरीर था, छोटा सा मुंह था, बड़ी बड़ी आंखें, पानीदार आंखें थी, जैसे लगा था हमेशा आंखों में पानी भरा हुआ है और देखने पर ऐसा लगता था अभी इसके आंखों से पानी छलक पड़ेगा। उसके कान लंबे थे, पतली सुडौल टांगे थी, जिन्हें देखते उनमें प्रसुप्त यानी रुका हुआ जैसे गति रफ्तार बिजली की तरह लहर देखने वालों की आंखों में कौंध जाती थी। उसके सरल शिशु रूप से लोग इतने प्रभावित हुए, उसका इतना असर हुआ कि किसी ने उसका नाम चंपक वर्णा रूप सी के उपयुक्त, चंपा के वर्ण के पीले रंग वाली के समान रूप रखने वाली, सोना, सुवर्णा सुंदर रंग वाली, सुवर्णा नहीं सुंदर रंग वाली, स्वर्णलेखा आदि नाम रख दिए और उससे उसका परिचय बन गया। उससे लोग पहचानने लगे इन्हीं नामों से। आगे पढ़ते हैं। परंतु उस बेचारे हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता यानी निर्दयता, कठोरता गढ़ती है। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुरता, मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य यानी जंगल परिवेश यानी वातावरण और स्वजाति यानी अपने जाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। लेकिन उस बेचारे हिरण के बच्चे की कथा तो मिट्टी की ऐसी दुख भरी कथा है जिससे मनुष्य की निर्दयता गढ़ती है। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निर्दयता यानी कठोरतापूर्ण मनोरंजन प्रियता के कारण अपने जंगल के वातावरण और अपने जातियों से दूर मानव समाज में आ गई थी। आगे, प्रशांत वनस्थली में से जब अलस यानी थका हुआ भाव से रोमंथन करता हुआ बैठा मृग समूह शिकारियों के आहट यानी किसी के आने के पैरों की ध्वनि की आवाज़ से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ सदैव मानी तुरंत तत्काल प्रसूता यानी जन्म देने वाली स्थिति में होने के कारण भागने में असमर्थ यानी मजबूर रही। करें कि प्रशांत वनस्थली यानी वन के स्थान में जब थका हुआ अलसाया हुआ भाव से रोमंथन करता हुआ बैठे मृग समूह शिकारियों
के आने की आवाज़ सुनकर चौंक कर भागा। तब सोना की माँ तुरंत प्रसूता यानी जन्म देने वाली स्थिति होने के कारण भागने में असमर्थ रही, मजबूर रही। आगे सदैह जात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था, अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट यानी पीछे आड़ में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण दिए। करें कि जब मृगों का समूह बैठा हुआ था और शिकारियों के आने का आवाज़ आने पर सब चौंक कर भागे, लेकिन सोना की माँ प्रसूता यानी गर्भावस्था में थी और उसके होने के कारण वो थके भाव से भागने में असमर्थ रही। और तत्काल यानी तुरंत जन्मा हुआ शिशु भी मृग यानी हिरनी के बच्चा भी भाग नहीं सकता था, तथा मृगी ने अपने बच्चे को, अपने संतान को अपने शरीर के पीछे छुपाने के लिए, उसकी सुरक्षित रखने के लिए उसकी सुरक्षा में अपने प्राण खो दिए, यानी उसकी मृत्यु हो गई। आगे पढ़ते हैं। पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरनी के साथ उसके रक्त से सने और ठंडे स्तनों से चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाए। उनमें से किसी के परिवार की सदै यानी दयालु गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी मिला दूध पिलाकर 2-4 दिन तक जीवित रखा। करे पता नहीं दया के कारण या उत्सुकता बस ऐसे कारण शिकारी ने मृत हिरनी, मरी हुई हिरनी के पास उसके खून से सने हुए, लिपटे हुए, ठंडे स्तनों से चिपके हुए उसके बच्चे को जीवित उठा लाया। और उनमें से किसी के परिवार ने, दयालु गृहिणी यानी स्त्री ने, बच्चों ने उसे पानी यानी दूध में पानी मिलाकर पिलाकर उसे 2-4 दिन तक जीवित रखा। आगे पढ़ते हैं। सुस्मिता बसु के समान ही किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वह उस अनाथ शावक को मुमूर्षा यानी मरने की अवस्था में, जो मर रहा है, ऐसी अवस्था, ऐसी दशा में मेरे पास ले आई। शावक अवांछित यानी इच्छित तो था ही, उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, बहुत कम थी, परंतु उसे मैंने स्वीकार कर लिया यानी ले लिया। स्निग्ध यानी प्रेम पूर्ण सुनहले रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान यानी यज्ञ संकल्प आरंभ किया। लेखिका बता रही हैं कि सुस्मिता बसु के जैसे ही किसी बालिका को मेरी याद आई और उसने उस अनाथ बच्चे को, हिरन के बच्चे को मरने की अवस्था में जो था मेरे पास, उसको लेकर आई। और शावक इच्छित तो था ही, उसके बचने की आशा भी बहुत कम थी, लेकिन मैंने उसे ले लिया। प्रेम पूर्ण सुनहले रंग के कारण लोग उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब एकत्र करके उसे पालने का जो मैंने कठिन यज्ञ संकल्प किया था वो शुरू हो गया। आगे पढ़ते हैं। उसका मुख इतना छोटा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता ही नहीं था। उस पर उसे पीना भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। आंगन में कूदते फादते हुए भी भक्तिन को बोतल साफ करते देखकर वह दौड़ आती और अपनी तरल यानी चमकीली, चंचल चकित आँखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वह कोई सजीव मित्र हो। लेखिका बता रहे कि उसका मुंह बहुत छोटा था, जिसके कारण से उसमें शीशी के निप्पल समाता नहीं था, मतलब मुंह में जाता नहीं था। निप्पल मतलब दूध का बोतल जो आता है बच्चों को पीने के लिए, तो उसमें निप्पल लगा रहता है, उसे ही बोलते हैं। और उस समय उसे पीना भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे उसे दूध पीना ही नहीं, दूध की बोतल भी पहचानना आ गया था। वह आंगन में कूदता फांदता था और कूदते फांदते भक्तिन को जब बोतल साफ करते देखता तो वह दौड़ कर आता और अपनी चमकीली चंचल आँखों से उसे ऐसे देखता जैसे लगता मानो कोई वो सजीव मित्र है। आगे पढ़ते हैं। उसने रात में मेरे पलंग के पाए से सट कर, पाया यानी गोड़ा जो चारपाई के लगा रहता चारों तरफ,
बैठना सीख लिया था, पर वह गंदा न करने की आदत कुछ दिनों में अभ्यास से पड़ सकी। अंधेरा होते ही वह मेरे पलंग के पास आ बैठती और फिर सवेरा होने पर ही वह बाहर निकलती। लेखिका बता रही कि उसने हिरन का जो बच्चा था उनके पलंग के पाए से सट कर बैठना सीख लिया था और वह गंदा न करने की आदत कुछ दिन में धीरे धीरे सीखा। अंधेरा होते ही लेखा के पलंग के पास जाकर बैठ जाता था और जब सवेरा होता था तो ही वहाँ से वो बाहर निकलता था। आगे पढ़ेंगे। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास की विद्यार्थिनियों के निकट पहले वह कौतुक यानी उत्सुकता का कारण रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथिनी बन गई जिसके बिना उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। करें कि उसका दिन भर का जैसे कार्य एक प्रकार से निश्चित हो गया था, समय समय पर जैसे वो अपने कार्य को करता था। विद्यालय और छात्रावास की जो विद्यार्थी थी, लड़कियां थीं, उनके निकट पहले वह कौतुक का कारण था, उनके पास वो जाती थी, बहुत उत्सुकता से देखती थीं, लेकिन कुछ दिन बीत जाने पर उनके लिए वो ऐसे प्रिय मित्र बन गई जिनके कारण उनका किसी भी काम में मन लगता नहीं था उसके बिना। आगे पढ़ते हैं। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। अवकाश यानी छुट्टी समय। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। वह सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता है क्योंकि खेल कभी घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी आती रहती। कहने कि उसे छोटे बच्चे बहुत प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का उनके पास बहुत समय रहता था। वे पंक्तिबद्ध यानी एक लाइन से खड़े होकर सोना सोना पुकारती थी। उनके ऊपर से वो छलांग लगाकर एक तरफ से दूसरी तरफ कूदती रहती। वह सर्कस का खेल दिखाती, घंटों तक चलता क्योंकि एक बच्चे जाते, एक कक्षा के बच्चे जाते तो उसके बाद दूसरी कक्षा के बच्चे आ जाते थे। आगे। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्रायः देखने वालों को भय होता था कि मेरे सिर पर चोट न लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती कि चोट लगने का कोई संभावना ही नहीं रहती थी। कह रहे हैं कि मेरे प्रति उतना प्रेम था, वो प्रेम को दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए उसके कई तरीके थे उसके पास। और बाहर खड़े होने पर मेरे सामने या पीछे से छलांग लगाती, मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती और देखने वाले को यह डर लगा रहता था कि कहीं मेरे सिर पर चोट न लग जाए। लेकिन वो पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहते थे कि मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती कि चोट लगने का कोई उम्मीद यानी संभावना ही नहीं रहती थी। आगे पढ़ते हैं। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर मेरी चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों से ऐसे अनिर्वचनीय यानी जिसको शब्दों में बताया न जा सके ऐसे जिज्ञासा यानी उत्कंठा भर कर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। लेखिका कह रहे हैं कि जब मैं भीतर आती थी तो वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती थी। मेरे बैठने रहने पर वह साड़ी का एक छोर यानी किनारा मुंह में भर लेती, कभी पीछे जाकर चुपचाप खड़े होकर मेरी चोटी चबा डालती और डांटने पर वह अपनी बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें चकित यानी आश्चर्य से भरे आंखों से ऐसे देखती जिसकी कल्पना जिसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता, ऐसे जिज्ञासा भर कर एकटक मुझे देखने लगती और उसे देखकर मुझे हंसी आ जाती। अनेक विद्यार्थिनियों की भारी भरकम गुरुजी से सोना को क्या लेना देना था।
वह तो उस दृष्टि यानी नज़र को पहचानती थी जिसमें उसके लिए स्नेह यानी प्रेम छलकता यानी दिखाई देता था, और उन हाथों को जानती थी जिन्होंने यत्नपूरे यानी प्रयत्न के साथ दूध की बोतल उसके मुख से लगाई थी। कह रही हैं कि अनेक विद्यार्थिनियों मतलब छात्राएं की भारी भरकम गुरु से सोना को कुछ लेना देना नहीं था। वह तो उस नज़र को पहचानती थी, उनको पहचानती थी जिसमें उसके लिए प्रेम दिखाई देता था, और वो उन हाथों को जानती थी जिन्होंने बहुत प्रयत्न के साथ उसके मुंह में दूध की बोतल लगाई थी। आगे पढ़ते हैं। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति यानी प्रकट करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव नहीं थी। और लेखिका बता रहे हैं कि यदि सोना को अपना प्रेम प्रकट करना है तो वह मेरे सिर के ऊपर से कूदती थी, वो कूदेगी। अगर उसको लग रहा है मैं किसी भी परिस्थिति में हूँ, उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं होता था और उसके लिए संभव नहीं था। आगे, कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्नेह या क्रोध की प्रत्येक यानी हर एक मुद्रा यानी अवस्था से वह परिचित रहता है, उसे पहचानता रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद यानी प्रसन्न होकर बहुत खुश होकर निकट यानी नज़दीक आ जाता है, और क्रोध करते यानी गुस्सा करते ही सभीत यानी डर के साथ भयभीत होकर और दयनीय यानी जिसे देखकर मन में दया आ जाए इस अवस्था में बेचारा बनकर दुबक कर यानी सिकुड़ कर जाता है। पर हिरन यह अंतर नहीं जानता, अतः उसका पालने वाले से डरना कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी चकित आँखों में और अधिक विस्मय यानी आश्चर्य भरकर पालने वाले की दृष्टि नज़र मिलाकर खड़ा रहेगा, मानो पूछता हो क्या यह उचित है। वह केवल स्नेह पहचानता है, उसकी स्वीकृति यानी मंजूरी बताने के लिए उसकी विशेष यानी खास चेष्टाएं यानी उत्सुकता इच्छाएं ही हैं। लेखिका बता रहे हैं कि कुत्ता जो होता है वो स्वामी और सेवक का अंतर यानी भेद जानता है और स्नेह या क्रोध की हर स्थिति को अवस्था को पहचानता रहता है। कुत्ते को अगर प्रेम से बुलाया जाए तो बहुत खुश होकर अत्यधिक प्रसन्न होकर आपके पास आ जाएगा, और गुस्सा दिखाते वो डर के मारे दयनीय यानी बेचारा बनकर दुबक जाता है। पर हिरन यह अंतर जानता नहीं था, अतः उसको पालने वाले से डरना मुश्किल है, वह डरता नहीं था। यदि उस पर कह रहे हैं कि क्रोध किया जाए तो वह अपने आश्चर्यचकित आँखों से और अधिक विस्मय यानी आश्चर्य भर कर पालने वाले की नज़र मिलाकर खड़ा रहेगा, मानो जैसे पूछ रहा है पालने वाले से कि क्या यह उचित है। केवल वह प्रेम पहचानता है और उसकी मंजूरी बताने के लिए उसकी चेष्टा यानी विशेष इच्छाएं ही काफ़ी हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही, और आगे का पाठ बहुत बड़ा है तो मैं बाद में पढ़ाऊँगी। जितना पढ़ाया गया उसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।